नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजलि, सुमित और करुणा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। राफेल खरीद के लिए भारत फ्रांस में मेगा डील की खबर है। फ्रांस से 26 राफेल विमान खरीद को मंजूरी मिल गई है। फ्रांस से 63,000 करोड़ से ज्यादा की ये डील होगी राफेल विमानों की, जिसमें 22 सिंगल सीटर, 4 डबल सीटर विमान भारत आएंगे। अंजू निर्माण हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंजू, और क्या जानकारी मिल पाई है इस डील को लेकर? जी देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि लगातार जो है इस चीज को लेकर आकलन किया जा रहा था कि जल्द सीसीएस की बैठक होगी और इस डील को मंजूरी मिलेगी। और जैसे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सीसीएस में इस डील को लेकर करीब ये 63,000 करोड़ की ये मेगा डील है, क्योंकि भारतीय नौसेना जो है वो अपने जो मिग विमान जिनका इस्तेमाल कर रही है उसको रिप्लेस करना चाहती है। तो इसको लेकर एक ये बड़ा अपडेट है और सीसीएस की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो 2029 के अंत तक इसका पहला बैच जो है वो भारत पहुंच जाएगा और 2031 तक यानी कि 2031 तक करीब जो है 26 फाइटर विमान जो है वो भारतीय नौसेना को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस सौदे में करीब 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल एम फाइटर जेट होंगे जो कि इस डील में शामिल होंगे। और इसके अलावा कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है वो दिया जाएगा, यानी कि जो विमानों की मरम्मत और मेंटेनेंस और नौसेना के पायलट और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग और इस डील में करीब कुछ पार्ट्स का निर्माण, ये तमाम चीजें इसमें शामिल होंगी। जी शुक्रिया अंजू आपका इस जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब का वक्त अब आ चुका है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और भारत में ही उसको सजा भी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राणा को अमेरिका से स्पेशल प्लेन से भारत लाया जा रहा है। राणा पर 2008 में मुंबई हमलों का आरोप है। राणा को भारत लाने के साथ ही अब सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई हमलों के दूसरे गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। मुंबई के 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की सारी औपचारिकताएं भारतीय एजेंसियों ने पूरी कर ली है। भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका की अदालत में सारे जरूरी कागजात सौंप दिए हैं और इजाजत भी ले ली गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण स्थगन अपील को भी खारिज कर दिया है। विशेषज्ञ इसे भारतीय व्यवस्था की बड़ी जीत बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की दुनिया भर में। और भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तहव्वुर राणा 2006 से नवंबर 2008 तक डेविड हेडली और पाकिस्तान के दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी। और टीवी 9 पर तहव्वुर राणा के खिलाफ दायर चार्जशीट की कॉपी भी है और 2011 में एनआईए ने दायर की थी ये चार्जशीट की कॉपी। चार्जशीट में राणा समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 2 अमेरिका की कस्टडी में है, बाकी के 7 पाकिस्तानी नागरिक थे। कहा जाता है कि लगातार 9 लोगों को आरोपी बताया गया था। ये वो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, लगातार इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। और यह भी कहा जाता है कि तहव्वुर राणा उस मास्टरमाइंड था जिसने लगातार ना सिर्फ इसको कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट किया, बल्कि कई बार भारत में अलग अलग शहरों की रेकी भी की, जिसमें ना सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली और पुणे भी शामिल है। तो आप देखिए, वो चार्जशीट जो 2011 में दायर की गई थी उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दिखाई और उसमें आपने देखा कि ऐसे डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर राणा सभी का इसमें जिक्र किया गया है। तो मुंबई हमलों के गुनहगार मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का अब भारत में हिसाब होगा। कल तक एनआईए की टीम उसको दिल्ली लेकर आ रही है और उसके बाद उसको कुछ दिनों तक तो पहले दिल्ली में रखा जाएगा और मुंबई हमलों से जुड़े तमाम सवाल जवाब उससे होंगे, ताकि आतंकी हमलों से जुड़े बाकी आतंकियों का भी हिसाब हो पाए। इस पूरे ऑपरेशन पर एनएसए अजीत डोवल की लगातार नजर है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। विधानसभा परिसर में विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। पूरी खबर देखिए। उस कौम के साथ गद्दारी की है।
अरे हाउस नहीं है, माफिया लाए इन्होंने, गुंडे। भाई बाहर देखो कितने लोग, नीचे कर लो ना, कितने लोग हैं, कौन है वो, कौन है वो, इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा, अरे इनको भी नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये तेवर आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने दिखाई। इस बीच उनकी पीडीपी विधायक वाहिद पारा से तीखी बहस भी हुई। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर बवाल हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में विधायकों में झड़प भी देखी गई। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और बीजेपी के विधायक के बीच हाथापाई हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ बिल पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। इस बीच बीजेपी के सभी विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे रहे। जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सदन में आज तीसरे दिन भी हंगामा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए बवाल के लिए बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। ये जो समय है मजदूर का, किसान का, महिला का, नौजवान का, डेली वेजेस के, ये विषय पे लेने जाए, लेकिन ये विषय पे लिए नहीं जा रहे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाशा करना चाहती है, ड्रामा करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ जुड़े हुए माफिया के साथ मिलकर आज पूरी असेंबली को स्टॉल कर रही है, अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाई है। शायद यही वजह है आज ये तमाशा किया जा रहा है। एजेंडा वही आज भी है। हमने एजेंडे में जो हमने कहा कि एडजॉर्नल मोशन जो डिस्कस करेंगे, ये नहीं है कि पार्लियामेंट में पास हो गया तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप भी स्पीकर रहे, स्पीकर तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये रूल में ही नहीं आता तो मैं कैसे अलाउ। ठीक है, सस्पेंड नहीं रूल किसने, वो ये तो कोई भी सस्पेंड करता है, वास्ट पावर होते हैं स्पीकर साहब के, वो रूल को करते हैं, सस्पेंड करके अलाउ कर लेते हैं। हाँ, बोल लीजिए। एक वाइटल इशू है, हम इसको नहीं कर सकते हैं कम्प्रोमाइज़, हमारी ये कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये नहीं है कि ये मुसलमान और हिंदू का मसला है। 225 मेंबरों ने इसकी से मुखालफत की। आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। तस्वीरें कांग्रेस के 84वें अधिवेशन के हैं। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन की शुरुआत झंडा वंदन के साथ हुआ। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वक्फ कानून के बहाने बीजेपी पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि ध्रुवीकरण के लिए आधी रात तक संसद में बहस हुई। संसद में जबरन वक्फ बिल पास कराया गया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। लेकिन आज जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही। इस अधिवेशन में देश भर के 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। और वहीं कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश को ईवीएम नहीं चाहिए, तो उन्होंने संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोकने पर भी सवाल खड़े किए। आप सुनिए। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे। फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए।
तो वक्फ संशोधन कानून देश भर में लागू हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुर्शिदाबाद में भी हिंसा की वजह से तनाव बना हुआ है। आग की लपटें, सड़कों पर कोहराम, धू-धू कर जलती कार, बेकाबू प्रदर्शनकारी, पुलिस का एक्शन, उपद्रव की ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज इलाके की है, जहां उमरपुर बानीपुर में एक तरफ पत्थर बरसाए जाते रहे, उपद्रवी कोहराम मचाते रहे। देखिए किस तरह लोग उपद्रव के लिए लोगों को बुला रहे हैं। इस दौरान पुलिस भी भाग खड़ी हुई, वो कहीं नजर नहीं आई। पुलिस की गाड़ी भी आग के हवाले कर दी गई। दरअसल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान पुलिस के साथ भी प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरों की बरसात भी की तो पुलिस ने भी जवाब की कार्रवाई की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस अब इस हिंसा की तफ्तीश में जुटी है। हिंसा वाले इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई। सोशल मीडिया भी पुलिस की नजर में है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो 72 घंटों के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। 48 घंटे के लिए धारा 163 लागू की गई है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। महाराष्ट्र के मालेगांव की मस्जिद में आज एक बैठक हुई। इस बैठक में मौलानाओं ने वक्फ कानून का जोरदार विरोध किया है और भड़काऊ भाषण दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून का मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। अब मालेगांव की एक मस्जिद में वक्फ कानून के खिलाफ एक बैठक हुई। इस मीटिंग में मौलानाओं ने भड़काऊ भाषण दिए। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से डराकर आप अपने एजेंडे पर चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्जुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। कुशीनगर की गढ़िया मस्जिद के सामान निकालकर इसे खाली किया जा रहा है। ये मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी थी। इसे 8 अप्रैल तक खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। ये यूपी के कुशीनगर में सार्वजनिक जमीन पर बनी गढ़िया मस्जिद है। इसे सामान निकालकर खाली किया जा रहा है। मस्जिद में रखे लाउडस्पीकर सहित दूसरे सामान बाहर निकाले जा रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्राली के जरिए सामान को ले जाया जा रहा है। प्रशासन ने हाल ही में मस्जिद पर नोटिस चिपकाकर 8 अप्रैल तक सार्वजनिक भूमि को खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को कहा था कि अगर आखिरी तारीख तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी। तय समय बीतते ही मस्जिद कमेटी के लोग सामान बाहर निकाल रहे हैं। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। कुशीनगर के तुमकहुई तहसील में चिंतामढ़ी गाँव में यह मस्जिद करीब 20 साल पहले बनाई गई थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया था। उस समय किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। इसी साल 27 जनवरी तहसील प्रशासन ने बेदखली को आदेश पारित किया था। और देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद मामले को लेकर यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने मामले से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। आप देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में सिपाहियों पर हमले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जिस राज्य में पुलिस को ही बंधक बना लिया गया हो, वहाँ कानून व्यवस्था का अपहरण तो हो ही जाएगा। मामला मुरादाबाद जिले का है, जहाँ पूछताछ करने गए 4 पुलिसकर्मी को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। दबंगों ने सिपाहियों के साथ पहले बदसलूकी की और फिर उन्हें कमरे में बंधक बना लिया। एक सिपाही ने थाने में फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के साथ पुलिस की कुछ देर तक नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर पुलिस कर्मियों को छुड़वाया। एक सिपाही की तहरीर पर राजेश शर्मा
प्रीति, महेंद्र और गौरव शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आते ही उसने एक वीडियो जारी किया है। प्यारी साथ संगत जी, फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर हरियाणा सरकार एक बार फिर से मेहरबान हुई है। राम रहीम को सरकार ने 21 दिन की फरलो दी है। आज सुबह राम रहीम रोहतक जेल से बाहर आया। राम रहीम को लेने खुद हनीप्रीत पहुंची। राम रहीम इस बार सिरसा डेरे में रहेगा। सिरसा पहुंचने पर राम रहीम सिंह ने एक वीडियो संदेश को जारी करके कहा कि वो फिर से अपने अनुयायियों की सेवा में आ गया है। ये महीना स्थापना महीना है, स्थापना माह बोला जाता है, तो इसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और साईं जी के सेवा का महीना है ये, आप सब जानते हैं, तो इसमें सेवा करनी है। और हाथ जोड़ के विनती वही है कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपनी जगह पे रहना है। जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो साथ संगत पे हमें बड़ा गर्व है, सारी संगत मानती है। तो भगवान आपको घरों में बहुत बहुत खुशियाँ दे और दया में रहमत से नवाजे, और जो वचन मानते हैं उनको और ज़्यादा खुशियाँ। बता दें कि राम रहीम 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में 2 साध्वियों के साथ रेप और पत्रकार छत्रपति हत्या के मामले में सजा काट रहा है। 13 बार राम रहीम को पैरोल और फरलो मिल चुकी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इससे होम से कार लोन तक की ईएमआई कितनी कम होगी, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इनमें से एक रेपो रेट को लेकर भी लिया गया है। आरबीआई ने तय किया है कि रेपो रेट अब 0.25% कम करेगा। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट की कमी होने से नीतिगत दर घटकर 6% पर आ जाएगी। इसका असर ये होगा कि बैंकों को भी होम लोन की दर में 25 बेसिस पॉइंट का बदलाव करना होगा। मिसाल के तौर पर आपके होम लोन की ब्याज दर 8.50% से घटकर 8.25% पर आ जाएगी। ऐसे में आपकी ईएमआई में कितनी कमी आएगी समझिए। अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है, इसकी ब्याज दर 8.5% की है, तो अभी आपकी ईएमआई 26,035 रुपए होगी। ऐसे में अब अगर ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट घट जाती है तो इंटरेस्ट 8.25% रह जाएगा। ऐसे में आपको हर महीने 25,562 रुपए का भुगतान ईएमआई के तौर पर करना होगा। इस तरह से आपको एक महीने में 473 रुपए की बचत होगी और आपको एक साल के दौरान 5,676 रुपए का फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। महामंत्र में श्रद्धा प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में बिना जूते पहने हुए आए। पीएम मोदी ने नवकार मंत्र दिवस कार्यक्रम में कहा है कि ये मंत्र स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। दिल्ली के स्कूलों में मनमानी फीस के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कई स्कूलों के बाहर अभिभावक विरोध प्रदर्शन करने पर भी उतर आए। दिल्ली के कई नामी स्कूलों पर एक बार फिर से अभिभावकों की नाराजगी सामने आई। तमाम सरकारी निर्देश के बावजूद स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी पर अड़ा है। आपका कंसर्न है? नहीं, आपको क्या लगता है कि आपको नोटिफिकेशन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? अभिभावकों का आरोप है कि जब तक वो बढ़ी हुई फीस नहीं भरते तब तक उनके बच्चों को क्लास में बैठने तक नहीं दिया जा रहा। कई बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है।
इस मामले पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर पहली बार डीएम की अगुवाई में स्कूल की जांच की जा रही है। पिछले 5 सालों से लगातार स्कूल ने फीस बढ़ाई है। सर आप मैनेजमेंट से हैं तो आइए ना बात कीजिए प्लीज, भेजिए आप प्रिंसिपल। दिल्ली सरकार के 2024 के DOE की रिपोर्ट में यह खुलासा हो चुका है कि कई स्कूलों ने सरकारी नियमों का पालन नहीं किया। अब ये सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार इन आदेशों का पालन करवाएगी? क्या बच्चों को मानसिक उत्पीड़न से राहत मिलेगी? और सबसे जरूरी, क्या शिक्षा अब एक व्यापार बन चुका है? अभिभावक अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार सख्त कार्रवाई करे और उनके बच्चों के अधिकारों की रक्षा करे। आपको नोटिफिकेशन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? तो एक तरफ दिल्ली में अभिभावकों की भारी नाराजगी सामने आ रही है फीस में हुई भारी बढ़ोतरी को लेकर। दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक बड़ा आरोप इसे लेकर लगाया है। शिक्षा मंत्री के घर पर स्कूल मालिकों के साथ बैठक हुई। हर साल स्कूल मालिकों को बिना ऑडिट के 10% फीस बढ़ाने की छूट दे दी गई। ये बड़ा आरोप दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से लगाया गया। 6 अप्रैल को संडे को दोपहर 1 बजे आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई है। इस मीटिंग में प्राइवेट स्कूल के मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको बोला गया कि अभी माता पिता के प्रोटेस्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठाने की वजह से मुद्दा गर्म है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा होगा तो एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जाएगा जिसमें दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दी जाएगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक गाड़ी ने कई लोगों को कुचल डाला। मामला दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां एक कार सवार ने एक के बाद एक 6 लोगों को कुचल डाला। इनमें 5 यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मौके पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद पुलिसकर्मी कार की तरफ भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर शराब के नशे में था, इसी वजह से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान लोकेश, बेबी, शिवम, हर्षिता, स्टीफन, विपुल के तौर पर हुई है। सभी की उम्र 24 से 30 साल के बीच है। कार की चपेट में आने वाले सभी लोग रात के वक्त घूमने निकले थे। हादसे के वक्त कार चालक को पकड़ लिया गया है। आरोपी की पहचान 45 साल के प्रेम कुमार के तौर पर हुई है। कार चालक के ब्लड सैंपल लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही मची है। आम, अंगूर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। कोंकण के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के साथ ही ठाणे और पालघर के लिए आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। अगर देखें तो एक तरफ पारा कई जिलों में 40 डिग्री को पार कर रहा है। विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर रुक रुक कर जारी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों का हाल बेहाल है। बेमौसम बारिश को लेकर किसानों का कहना है कि उनकी पूरी आम की फसल बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि फसल पूरी तरह तबाह हो गई। आने वाले दिनों में मौसम खराब होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। यही कारण है कि अब किसानों ने सरकार से जल्द ही सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि सबसे ज्यादा लातूर, औसा, निलंगा और लामजना क्षेत्र में बेमौसम बारिश के चलते बर्बादी हुई है। महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके की एक सोसाइटी में नाबालिग बच्ची की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके में करीब 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का शव ठाकुरपाड़ा इलाके की एक इमारत के डक से मिला। बच्ची से बर्बरता के विरोध में लोगों ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोपी को जनता के हवाले सौंपने की मांग की। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। तेथील एका बिल्डिंगच्या 6व्या मजल्यावर डकमध्ये एक मुलगी पडली। त्या 10 वर्षाच्या मुलीवर त्याने बहुतेक लैंगिक अत्याचार करण्याच्या विचाराने वगैरे प्रयत्न केला असेल आणि त्यातनं ही घटना घडलेली असेल। अजून पोस्टमार्टम रिपोर्ट आलेले नाही आणि पूर्ण खात्री करून फिर्याद देऊन गुन्हा दाखल करत आहोत। आरोपी जो आहे संशयित आहे, नागरिकांनी असं घाबरण्याचं कारण नाही। आरोपी आसिफ मंसूरी ने 10 साल की बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने से बिल्डिंग के सुनसान जगह पर लेकर गया। वहां उसके साथ रेप किया और पीड़ित बच्ची की हत्या कर बिल्डिंग के डक में उसके शव को फेंक दिया। और महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में नकली दवाइयां बेचने का सिलसिला जारी है, जिसमें सरकारी अस्पताल की मिली भगत भी सामने आई है। धाराशिव प्रशासन की तरफ से नकली दवाइयों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये गैंग फर्जी दस्तावेज तैयार कर नकली कंपनी के नाम पर दवाइयां बनाकर सरकारी अस्पताल में सप्लाई करता था। मामले में दर्ज आरोपियों में से 2 लातूर के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी भिवाड़ी और थाने के हैं। दरअसल छापेमारी के बाद करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। खाद्य और ड्रग के अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 2 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद ऐसे दवाइयां बरामद की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि दवाइयों को कई राज्यों में भेजा जा रहा था, जिससे मरीजों को धोखा दिया गया और उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया गया। बता दें कि 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार विकासशील देशों में कम से कम 10% दवाएं घटिया या नकली थी। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये आंकड़े बहुत कम हैं, जबकि संभवतः ये समस्या इससे कहीं अधिक बड़ी है। चंडीगढ़ में एक्सिस बैंक का ताला तोड़कर 2 नकाबपोश घुस गए, लेकिन लुटेरे वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए और वहां से फरार हो गए। वारदात की घटना बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि 2 शख्स रविवार देर रात मौली जागरा स्थित एक्सिस बैंक के बाहर लगा ताला तोड़ रहे हैं। दोनों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद वो बैंक के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो अपने साथ लाए लोहे के हथियार से लॉकर को तोड़ने लगते हैं। उस दौरान एक आरोपी ने हाथ में मोबाइल फोन की लाइट जलाकर रोशनी की हुई थी। जब लुटेरे से एक लॉकर नहीं टूटा तो वो दूसरे लॉकर के पास चला गया और उसे तोड़ने लगा। काफी देर तक कोशिश की, लेकिन दूसरा लॉकर भी नहीं टूटा। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद दोनों लुटेरे एक भी लॉकर नहीं तोड़ पाए। एक लुटेरे के थकने के बाद दूसरे ने भी लॉकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे भी नहीं टूटा। जिसके बाद दोनों लुटेरे बैंक से खाली हाथ लौट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल की घेराबंदी की और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जरूरी सबूत जुटाए। दोनों आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में बीआरओ को बड़ी कामयाबी मिली है। कारगिल की जस्कार वैली को लाहौर घाटी से जोड़ने वाली सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के बाद दाचा शिकुला जास्कर पादुम सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया है। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद शिकुला मार्ग को हरी झंडी दिखाकर धनस्खर की ओर से वाहनों को रवाना किया गया है। बीते साल 18 दिसंबर 2024 को भारी बर्फबारी और तापमान में भारी गिरावट के चलते जिला प्रशासन ने सड़क मार्ग को बंद कर दिया था। अगर देखें तो दारचा शिकुला जास्कर रोड 4 महीने बाद खुला है। बीआरओ ने 31 मार्च को बर्फ हटाने का कार्य पूरा किया। 60 मजदूर दिन रात डटे रहे। 20 फीट बर्फ की चट्टानें काटी गई। इस कार्य के लिए करीब 4 महीने तक 12 मशीनें भी काम पर लगी थी। कई बार एवलांच और भारी बर्फबारी के कारण पीछे भी हटना पड़ा। बावजूद इसके दुनिया के सबसे बड़े दुर्गम इलाकों में से एक शिंगुला दर्रा, जिसकी ऊंचाई 16,580 फीट है, इतने कम समय में वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल करना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सड़क खुलने के बाद अब कारगिल जाना आसान हो गया है। जयपुर में भजनलाल सरकार का बुलडोजर फिर से चल रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक सड़क चौड़ी करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
अतिक्रमण हटाती जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन। अवैध जमीनों पर खड़ी इमारतों को धराशायी किया गया। शोरूम, होटल और दुकानें भी मलबे में तब्दील। तस्वीरें जयपुर के कई इलाकों में हुई कार्रवाई की है। जेडी अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस फोर्स की निगरानी में एक्शन हुआ। करीब 200 से ज्यादा अतिक्रमण को साफ किया गया। सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। विधायक गोपाल शर्मा का आरोप है कि सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई नहीं करने पर सहमति बनी थी, लेकिन जेडीए ने इसके विपरीत कार्रवाई की है। बीजेपी विधायक इससे बातचीत के खिलाफ कदम मानते हैं। में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना नोटिस दिए, बिना जांच पड़ताल किए, बिना सुनवाई का अवसर दिए यह जो कार्रवाई है इसको जनहितकारी नहीं मानी जा सकती। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, किसी न किसी रूप में सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन मेरे को इस जगह तक पहुंचाने वाली यही जनता है, इसको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अपनी पत्नी सोनाली की हाल ही में हुई सड़क दुर्घटना के बाद का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने लोगों से कार में सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। सोनू सूद ने कहा है कि कार में पीछे की सीट पर बैठे लोग भी सीट बेल्ट का अवश्य इस्तेमाल करें। सोनू सूद की पत्नी सोनाली, उनकी बहन और भांजा सड़क हादसे का शिकार हुए थे। हादसे से 1 मिनट पहले पत्नी ने पीछे की सीट पर बैठी बहन को कहा था कि सीट बेल्ट लगाओ। कुछ ही देर बाद हादसा हो गया। सीट बेल्ट लगाने की वजह से उनकी जान बच गई। सोनू सूद ने लोगों से कहा है कि सीट बेल्ट बिना पहने वाहन ना चलाएं। सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था नागपुर में, जिसमें मेरी वाइफ, उसका नेव्यू और उसकी बहन उस गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी की क्या हालत हुई सारी दुनिया ने देखा है। आपको पता है कि अगर उन्हें किसी ने बचाया तो वो था इस सीट बेल्ट। खासकर जो पीछे लोग बैठते हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते। उस दिन सुमिता भी जब गाड़ी में बैठी थी, मेरी वाइफ जो सोनाली है, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट तुरंत पहनिए। सीट बेल्ट पहना और उसके 1 मिनट बाद वो एक्सीडेंट हुआ। और तीनों सेफ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी। 100 में से 99 लोग जो पीछे बैठते हैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनते। उन्हें लगता है कि सीट बेल्ट पहनना सिर्फ आगे वाले की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में नहीं बैठे। और बड़ी खबर है, मुंबई का नाला सुपारा बना ड्रग हब। नाला सुपारा में नाइजीरियाई ड्रग्स का अड्डा देखने को मिला है। वसई क्राइम ब्रांच ने नाला सुपारा से नाइजीरियन को किया था अरेस्ट। पुलिस ने 11 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं। नाइजीरियन की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की रेड पड़ी है। और मुंबई के नाला सोपारा में नाइजीरिया ड्रग पैडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाइजीरिया ड्रग तस्कर लगातार रिमांड में है और 11.5 करोड़ का ड्रग्स इससे जब्त किया गया। पुलिस उसके कनेक्शन की भी तलाश कर रही है। उसके साथियों के बारे में भी लगातार पूछताछ में लगी है। पुलिस की पूछताछ में हाईटेक रिमांड और रेमंड के बॉलीवुड कनेक्शन का भी खुलासा किया गया है और कई फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुका है। खासतौर पर पुलिस बॉलीवुड और नाइजीरिया तस्कर के बीच की कई लगातार जो कड़ी है उसको तलाशा जा रहा है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड और साइकोट्रोपेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच भी लगातार की जा रही है। पुलिस के मुताबिक नाला सोपारा शहर में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। और मुंबई के नाला सोपारा में ड्रग पैडलर डाइक रेमंड जहां से गिरफ्तार हुआ, वहां से TV9 की टीम की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। नाला सुपारा से हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। वसई के उस महेश अपार्टमेंट में है जहां पर वो नाइजीरियन पकड़ा गया। यही वो फ्लैट है जिसके अंदर नाइजीरियन रहता था। नाइजीरियन का नाम डाइक रेमंड है और इसका एक दोस्त दूसरा जो है इग्वे मुआ, वो फरार है। इसी फ्लैट के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस नाइजीरियन नागरिक को पकड़ा है जो ड्रग पैडलिंग का काम करता था और ड्रग पैडलिंग का काम करते हुए वो यहाँ आसपास और कई नाइजीरियंस के उसके जो पैडलर्स हैं उनके संपर्क में था। एक बड़ी बात यह है कि इस नाइजीरियन के पास एक चाबी मिली, जिसकी जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 वसई विरार की टीम यहां पर है और ये ऊपर के फ्लैट की तरफ जा रही है। पूरे इन्वेस्टिगेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं कि ये जो नाइजीरियन आरोपी है, ड्रग पैडलर है, ये फिल्म में भी काम कर चुका है। तो फिल्म में कितने और लोगों से के संपर्क में ये था, इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच की टीम बटोर रही है। ये जो काले रंग का दरवाजा है, इसी दरवाजे के अंदर ये जो एमडी है 22 किलो 865 ग्राम का एमडी ड्रग्स मिला है। इसके अलावा
48 ग्राम कोकीन मिला है। तो कुल मिलाकर 11 करोड़ 58 लाख रुपए का ये पूरा जो ड्रग्स है वो वसई विरार क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। और इस मामले में जो फ्लैट के ओनर हैं उसे भी आरोपी बनाया गया है, वो भी फरार है। और जो नाइजीरियन है इसका जो पकड़ा गया है उसका एक दोस्त जो नाइजीरियन नागरिक है वो भी इस मामले में फरार है, एग्वेनोवा। और इसके अलावा ये भी बड़ा जो डैन है, ये जो वसई विरार का इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नाइजीरियन रहते हैं। वसई विरार क्राइम ब्रांच ने पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो करीब 500 करोड़ से ज्यादा का जो ड्रग्स है वो जब्त किया है। तो वसई विरार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो आरोपी नाइजीरियन फरार है उसकी तलाश कर रही है और जो फ्लैट का जो मालिक है जो फरार है उसकी भी तलाश की जा रही है। ये माना जा रहा है कि एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का ये पूरा मामला है जिसमें नाइजीरियन, केनिया और जो विदेशी नागरिक हैं वो शामिल हैं। और फिल्मों में अगर ये काम करता था तो फिल्म में किन किन लोगों के संपर्क में था, आर्टिस्ट, सप्लायर या फिर लाइटमैन, कैमरामैन या फिर जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनके संपर्क में था, कहां इसने ड्रग्स सप्लाई किया है, कितना ड्रग्स सप्लाई किया है, इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में जो वसई विरार क्राइम ब्रांच और वालियू पुलिस जुटी हुई है। और अब तक इस मामले में जो रिकवरी हुई है वो 11.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स की हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी करोड़ों के ड्रग्स और रिकवर किए जा सकते हैं। तो सैकड़ों करोड़ के सिंडिकेट का शक मुंबई पुलिस को है। गिरफ्तार नाइजीरियन का बॉलीवुड से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एसीपी मदन बल्लाल ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि फिल्मों में यह ड्रग तस्कर काम कर चुका है। बॉलीवुड कनेक्शन की जांच भी मुंबई पुलिस कर रही है। सर, आपको बताएं कि ये जो नाइजीरियन ड्रग पेडलर हैं इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सुनने में आया कि ये टीवी और फिल्म में भी काम कर चुका था और वहां भी कई लोगों के कनेक्शन में था। ये जो विक्टर रेमंड है ये खुद बता रहा है कि मैंने 2-3 फिल्मों में साइड एक्टर का रोल किया है। हम लोग वो एंगल में तपास अभी कर रहे हैं। ये सच बता रहा है कि क्योंकि हो सकता है इसने कुछ फिल्म में काम किया हो सकता है क्योंकि इसका बिल्ड अच्छा है, तो इसको कुछ साइड एक्टिंग के लिए कुछ विलन का काम मेरा ऐसा नज़र में आ रहा है। तो हम लोग कौन से फिल्मों में काम किया है और ये किसके किसके संपर्क में आया है इसका भी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। सर, क्योंकि ये ड्रग पेडलर है और ये अपने फ्लैट में केमिकल भी मिला है, एमडी के कुछ इसमें रॉ मटेरियल भी मिले हैं, तो ये अपने फ्लैट में ही ड्रग बनाकर जो दूसरे नाइजीरियन इसके जो कांटेक्ट में इसके जो दोस्त हैं या जो ड्रग पेडलर हैं उनके जरिए ये फिल्म में और टीवी में कई लोगों तक पहुंचता होगा। क्योंकि अगर ये फिल्म में काम करने जा रहा है और काम किया है जैसे इसने बताया तो ये बहुत सारे डायरेक्टर और आर्टिस्ट, सप्लायर्स के भी संपर्क में रहा होगा। ये कुछ फिल्मों के लोगों के संपर्क में है, ये तो पता चल रहा है बेसिकली, लेकिन इसके हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।